आइए सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका एक और नाम क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स। हिंदी में इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वित्तीय विवरण। या फाइनल अकाउंट का मतलब अंतिम खाते। गुड मॉर्निंग मिनी। देखिए, अगर आपको याद हो तो हमने आपको शुरुआत में जब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस की बात बताई थी आपको। जिस अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने बताया था कि शुरुआत सबसे पहले आपके ट्रांजैक्शन से होता है। ट्रांजैक्शन हमने कहा था कि ये गिवन होता है, दिया होता है, और इसी ट्रांजैक्शन से आप बताइए पहला स्टेप क्या बनाते हो? जर्नल बनाते हैं। जर्नल से फिर क्या बनता है? लेजर। लेजर से फिर क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनली आपका क्या बनता है? वेरी गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंट का यह आखिरी कड़ी है, क्लाइमेक्स है। तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को तो डिस्कस करना नहीं होता, वो तो क्वेश्चन दिया होता है, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्लाइंट आपका जो लेन देन करेगा वो आपको देगा। शुरुआत आपको यहां से जर्नल डिस्कस कर लिया हमने अच्छे से, लेजर भी डिस्कस कर लिया, ट्रायल बैलेंस भी डिस्कस कर लिया। बीच का चाहे बैंक समाधान विवरण हो या डेप्रिसिएशन हो, इस तरह के चैप्टर। अब डेप्रिसिएशन में देखो ना, करना क्या था? जर्नल बनाता था या लेजर बनाना था? मशीन अकाउंट लेजर ही तो बना रहे थे, तो इट इज पार्ट ऑफ द लेजर। सब्सिडरी बुक वगैरह अगर देखे तो हमने कहा जर्नल का सब्स्टिट्यूट है वो, तो कहानी इतनी ही होती है। अब हम लोग अपने फाइनल स्टेज पे क्लाइमेक्स देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है जी, तो चलिए आइए बात करते हैं अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चे। देख लिया? चलिए आइए देखिए, लिखिए पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वित्तीय सूचनाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित खाते तैयार किए जाते हैं। हाँ बेटा, वो भी पूरा होगा, चिंता ना करें आप। नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा नंबर 3, बैलेंस शीट। मेनली इसी में यही 3 अकाउंट तैयार करने हैं आपको। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको शॉर्टली पीएल कहते हैं, और तीसरा बैलेंस शीट। यह स्टेटमेंट एक निश्चित अवधि पर के अंतराल पर तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं कि डेली डेली ये बनता है, सामान्यतः वार्षिक बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, साल में एक बार हम लोग इसको तैयार करते हैं, साल के अंत में। चाहे तो इसको 6 महीना पर, 9 महीना पर भी बनाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये एनुअल बेसिस पे ही तैयार किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कहा कि अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप है, जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जाता है, वर्णन किया जाता है। कैसे? तो इसके लिए 3 खाते बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, यह डेली डेली नहीं बनता है, यह एक निश्चित अवधि के अंतराल पर, सामान्यतः वार्षिक एनुअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो आइए एक एक करके अब हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये नोट कर लिया? तो देखिए, ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है, ये चैप्टर भी 2 फेज में बांटा गया आपकी बुक में। एक विदाउट एडजस्टमेंट और एक है विद एडजस्टमेंट। हालांकि दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही चैप्टर है, पर बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, तो इसको इन्होंने क्या किया है, 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा वाला? अभी हम कर रहे हैं विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, जो बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ेगा जब हम लोगों का विद एडजस्टमेंट होगा। तो जल्दी कर लो बेटा नैंसी। महेश जी जल्दी लिखिए।
हो गया, चलो वेरी गुड। राहुल जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, समय से क्लास में जुड़ जाया कीजिए। ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक वगैरह देखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चैप्टर नंबर 21 है आपकी बुक का। वैसे आइए अब इसमें सबसे पहले अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक खाता। 3 अकाउंट में पढ़ना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें माल के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि को दर्शाया जाता है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको और बेहतर समझ आएगी कि जैसे यदि मैं अगर एक आपसे सवाल पूछूं कि कोई भी इंसान व्यापार क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ जी, मुख्य उद्देश्य तो वही होता है, बाकी जो भी उद्देश्य होगा वो सेकेंडरी होगा। बिजनेस किया जाता है, उसका सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना। आप बताइए, अभी तक जितनी अकाउंटिंग किए हैं, चाहे जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, इन सभी से कहीं भी आपको यह पता चला कि आखिर व्यापार में कितना लाभ हुआ? कहीं नहीं पता चला। वो इसी चैप्टर में पता चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके लिए अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख का पता चलेगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम ही क्लियर है, लाभ हानि खाता, यानी लाभ हानि खाता वहां बताया जाएगा। तो लाभ 2 तरह का बताया जाता है, या हानि, वैसा वर्षा। एक हुआ कि हम अगर कुछ माल बेचने का बिजनेस करते हैं तो उस माल बेचकर कितना कमाया, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, सकल लाभ। किसी तरह माल खरीदा, उसको बेचा, उससे एग्जैक्टली कितना पैसा हमें मुनाफा हो गया या हानि हुई, जो भी हो, वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम बिजनेस चलाते हैं तो और भी बहुत तरह के हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे हमको स्टाफ का सैलरी देना है, दुकान का रेंट देना है, कोई कमीशन वगैरह देना है। पता चलता है कुछ पैसा डूब भी जाता है, बैड डेट जिसको बोलते हैं। इस तरह का सारा बहुत सारे खर्चे वर्चे काट वगैरह के फाइनली कट कटा के हमारा कितना रुपया बचा, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलेंगे, उसके लिए हम एक अलग खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या कहा कि माल के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि को दर्शाया जाएगा। सिर्फ माल खरीदा हमने 100 रुपया में और इसको बेच दिया हमने 125 रुपया में, तो हमारा 25 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। लेकिन बताइए, क्या ये 25 रुपया हमारे जेब में आएगा? नहीं, इसमें से कुछ पार्ट हमारे स्टाफ सैलरी के नाम पे चला जाएगा, कुछ पार्ट हमें किराया वगैरह के नाम पे चला जाएगा, कुछ पार्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट में चला जाएगा। बहुत से तो खर्चे होते हैं। जैसे आपसे हमें फीस मिला, वो हमारा ग्रॉस इनकम है, लेकिन बताइए जितना आप हमें फीस देते हैं, क्या वो सारी मेरी कमाई हो गई? इसमें और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो जो हमारा इनकम, आपने मुझे फीस दिया, वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट।
लेकिन इसमें से जितने भी बहुत सारे खर्चे हैं वो सारे कट कटा के जो मेरे हाथ में आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। समझ आया? तो दोनों लाभ को अलग अलग निकाला जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्लियर है कि माल की क्रय विक्रय करने से क्या प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिख लो एक लाइन और माल के क्रय विक्रय से होने वाले लाभ को सकल लाभ, अंग्रेजी में बोलेंगे हम इसे ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाता है। इसी प्रकार हानि को सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस कहा जाता है। एक लाइन लिख लीजिएगा, यह एक नॉमिनल अकाउंट है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है ट्रेडिंग अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो ये किस में रहेगा, नॉमिनल। हो गया? ज्यादा डिटेल ना करते हम लोग अपने अकाउंट पे आते हैं। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार कैसे करें, हो गया नोटिस सबका? सकल का मतलब ग्रॉस, आइए देखिए, अब लिखें फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। पीरियोडिकल बेसिस पे तैयार करते हैं तो इसलिए एक लाइन लिखा जाएगा किस पीरियड का है, तो फॉर द ईयर एंडिंग। अब जिस साल का भी आप तैयार कीजिएगा उस साल, जैसे 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2020, जो जिस डेट को आप तैयार कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये फॉर्मेट खींचा, टी-सैप अकाउंटिंग ये भी है आप particulars amount
particulars amount. रुपीज रुपी, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या कवर करते हैं। मेनली हमें क्या करना होता है, परचेज और सेल। अब रुक जाइएगा, हम नोटिंग रुक जाइए, ध्यान से समझिए कि हमने कहा ना कि भाई क्रय विक्रय से जो हमें लाभ हानि है वो हमें देखना है। तो मान लीजिए हमने माल खरीदा, तो हम यहां पे लिखते हैं, आप अभी मत लिखिएगा, रुक जाइएगा। टू परचेज, अगर कोई परचेज रिटर्न वगैरह है तो यहाँ पर घटा दिया जाता है, लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं लेस। यदि कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस किया जाएगा, नेट परचेज जो होगा वो आ गया। और इस माल को हमने बेच दिया बाय सेल्स, क्रेडिट साइड में हम सेल लिख देते हैं। यदि सेल्स में भी कोई रिटर्न वगैरह है तो यहीं पे माइनस कर दीजिएगा, लेस सेल्स रिटर्न, ये आ गया। अब मान लो कि ये फिगर 1 लाख, अभी आप कुछ मत लिखिएगा, समझिए ध्यान से, 1 लाख का, और इस 1 लाख का माल हम बेचे 1,25,000 में। तो इसका मतलब बताइए क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कितना, 25,000। ये दोनों का डिफरेंस इस तरह से बताइए, दोनों साइड बराबर हो जाएगा ना, 1,25,000 1,25,000। बस मेन काम हमको यही करना है, ये दोनों बराबर हो गया, 1,25,000 1,25,000। तो वही कहता है क्रय विक्रय से होने वाले लाभ हानि। इसमें बाकी खर्चा वर्चा को हम लोग कंसीडर, अभी सैलरी है, हमारा रेंट है, हमारा इस तरह का और भी खर्चा, एडवर्टाइजमेंट है, सेल प्रमोशन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, बहुत सारे खर्चे होंगे, वो कहा नहीं, वो इसमें नहीं, वो सब अलग से हम बनाएंगे। किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें सिर्फ क्रय विक्रय किया, बात खत्म। इतना का माल खरीदे, उसको इतना में बेच दिए, लाभ हो गया। हो सकता है कि ये माल हम 1 लाख में खरीदे और 80,000 में ही बेचना पड़ता, ऐसा भी कई बार नौबत आता है। तो 80,000 में बेचेंगे तो बताइए क्या होगा, 20,000 का लॉस होगा, तो बाई साइड में दिखेगा, क्योंकि बाई ग्रॉस लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड घट जाएगा हमारा। बस यही सिंपल है। लेकिन बताइए क्या जितना माल हम खरीदे सारा माल बिकी जाए जरूरी है क्या? कुछ ना कुछ माल तो बचा हुआ रह सकता है ना। आप कभी भी देखना, किसी की दुकान पूरी खाली हो जाती है क्या? कोई भी किराना का दुकान है, दवा का दुकान है, कोई भी देखिएगा क्या माल परचेज करता है और उसको बेचता है, तो किसी दिन ऐसा तुमको दिखता है कि आज दुकान पूरी खाली हो गई, एकदम सब माल बेच लिए हम अपना। बेचने से पहले कुछ माल आ जाता है, हमेशा कुछ ना कुछ माल बचा हुआ रहता है। तो जो माल बच जाए साल के अंतिम दिन, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंतिम दिन बचे हुए माल को बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो यदि ऐसा कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी इस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। तो वो कहां आएगा? जितना माल खरीदे उसमें से जितना माल बिका और जो बच गया वो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक। तो ये जो साल के अंतिम दिन का बचा हुआ माल, तो पिछले साल का भी तो अंतिम दिन बचा हुआ माल होगा। तो इस साल, पिछला साल के अंतिम दिन का बचा हुआ माल इस साल के पहले दिन हमारे पास वो माल अवेलेबल होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम 100 पैकेट हम मान लीजिए बिस्किट लाए, उसमें से 80 पैकेट हम बेच दिए, तो साल के अंतिम दिन हमारे पास 20 पैकेट बच गया, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक।
तो फिर अगला साल जब हम शुरू करेंगे तो शुरुआती समय मेरे पास पहले 20 पैकेट रहेगा या नहीं, और उसके हिसाब से अब हम सोचेंगे और कितना माल खरीदे। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक करेंट ईयर इस साल का वो क्या कहा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और वो कहां दिखना चाहिए, वो यहां दिखना चाहिए, टू ओपनिंग स्टॉक। बताओ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? तो चलिए ये फिगर मैं उड़ा दूं तो आपका फॉर्मेट कुछ यूं दिखता है कि सबसे पहले हम पिछले साल का जो हमारा बचा हुआ माल होगा वो ओपनिंग स्टॉक के रूप में आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक इतना रुपया। फिर अब इस साल हम खरीदेंगे और माल बेचने के लिए तो टू परचेज, उसमें कुछ रिटर्न वगैरह अगर क्वेश्चन देगा तो लेस करना, और नहीं तो जितना परचेज है वो सारा परचेज दिखेगा। ठीक, इसके बाद इसी माल को बेचा जाएगा तो बाय सेल्स, उसमें कुछ रिटर्न वगैरह आया तो लेस करके नेट सेल, और लास्ट में जो बचा हुआ माल है वो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाएगा। साथ ही कहता है कुछ ऐसे खर्चे हैं जो उस गुड्स को खरीदने से रिलेटेड डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे वेजेज, जैसे फ्रेट, ठेला भाड़ा वगैरह, कैरेज। तो यदि उस माल को क्रय करने से रिलेटेड अगर डायरेक्ट कोई खर्चा है तो उस खर्चे को भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। याद है आपको, अगर थोड़ा बहुत जर्नल में याद अगर आप लोग करेंगे तो हम कोई असेट्स खरीदते थे तो उससे रिलेटेड यदि कोई खर्चा होता था तो उस एसेट्स में ही जोड़ देते थे। अभी डेप्रिसिएशन में वही काम करते आ रहे थे, मशीन खरीदा उसके इंस्टॉलेशन का कोई भी खर्चा है तो उसको उसी में जोड़ दिया जाता था। लेकिन गुड्स में मैंने कहा था कि मत जोड़ना, गुड्स का अगर फ्रेट है, ठेला भाड़ा है तो उस गुड्स में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको अलग रखना, और उसको अलग रख के यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे टू कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज में अगर कोई वेजेज है तो वेजेज आ जाता है, कोई आपका टू फ्रेट, फ्रेट दिखेगा इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। अब इसको लिखो, एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। लिखिए, हाँ बेटा नोट कर लो सबको। अब ये बैलेंसिंग फिगर हो जाता है, या इधर भी आ सकता है बाय क्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। जो भी आता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिख लीजिएगा, ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। इसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, पीएल अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए पहले नोट कर लीजिए पहले अच्छे से।
ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट हो जाए तो बताइएगा हो गया सर। आर्या रमनजी कह रहे हो गया, दीपक कह रहा हो गया, और भी बच्चे जिनका होते जाए बताते जाए। खुशी, नैन्सी, मुकेश सबका हो गया। आप लोग का हो गया? चलो वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से समझिए, हमने कहा मेन परचेज सेल लाना है। इसमें स्टॉक तो भाई वही हमारा स्टॉक बचा हुआ रह गया तो उसको लाया हम, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। खर्चे मैंने कहा नॉर्मली खर्चे सब पीएल अकाउंट का पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है, बट लेकिन इसमें भी कुछ खर्चे हमने लिए, जैसे यहाँ वेजेज, फ्रेट, कैरेज इनवार्ड, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा खर्चा है। ये खर्चा कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। माल को खरीदने तथा उसको बनाने से संबंधित, जैसे कई बार होता है ना, रॉ मटेरियल खरीदे, उसको थोड़ा बनाया, उसमें कुछ और हमने डाल के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है उसमें, तो माल को खरीदने तथा उसको सेल योग्य बनाने से संबंधित जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। एक लाइन में समझ आया? जैसे वेजेस को चलो मजदूरी उसको बनाने में दी जाती है, इससे लिया जाता है। बाकी सबको देखो, फ्रेट, इनवर्ड मैंने क्यों जोड़ा, तो देखिए जब माल को क्रय करते हैं और उससे संबंधित ठेला भाड़ा वगैरह देते हो, ढुलाई देते हो, तो उसको इनवर्ड बोला जाता है, फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड। लेकिन जब बेचते समय हम देते हैं, ऐसा भी तो होता है कि माल हम बेचे और बोला भाई पहुंचा के दो, हम कहा अच्छा ठीक है, हम अपना ठेला लिए और भेजे और उसका भाड़ा हम खुद ही दिए। तो बेचने वक्त अगर हमने ठेला भाड़ा दिया, फ्रेट दिया, कैरेज दिया, तो उसको बोला जाता है फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। समझ आ रहा है? तो जब खरीदते समय देंगे तो इनवर्ड और बेचते समय देंगे तो आउटवर्ड। तो इनवर्ड इज पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन अगर वही आउटवर्ड हो गया तो खर्चा वो भी है, लेकिन उस खर्चे को कहां लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ रहा है? तो आइए एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अर्थात माल को खरीदने तथा निर्माण करने, यानी मैन्युफैक्चरिंग, से संबंधित खर्चे को लिया जाता है। जैसे वेजेज, कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब समझ में आ गया, यानी परचेज करते समय खर्चा हुआ होगा।
फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट। अब बताओ फैक्ट्री कहाँ होता है? माल के निर्माण करने से संबंधित होता है, तो फैक्ट्री रेंट। प्रोडक्शन वेजेज, एक्सेट्रा। जो आप देखिएगा कि माल खरीदने में ये खर्चा हुआ है, जैसे कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी दी जाती है, विदेश से माल खरीद कर हम लाए, इंपोर्ट किए, आयात निर्यात समझते हैं आप लोग। जब किसी दूसरे देश से माल खरीदिएगा तो उसको इंपोर्ट, और किसी दूसरे देश में माल बेचेगा तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर आप दूसरे देश से खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट, और उसकी कोई ड्यूटी चुकाई आपने, इंपोर्ट ड्यूटी बोलेंगे। बताओ कहां लो गया? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि खरीदने से रिलेटेड खर्चा हो गया वो। तो कोई भी माल खरीदने से संबंधित खर्चा होगा तो वो सारे खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा। समझ आई बात? तो चलिए अब आप इस लायक हो गए हैं कि थोड़ा बुक देख सकते हैं, तो बुक खोलिए। बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन देखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 562 पे आइए। पेज नंबर 562 पे। इलस्ट्रेशन 1 निकालिए सब कोई। तो देखिए बुक में क्या कहता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सतीश शाह का व्यापारिक खाता बनाइए। व्यापारिक खाता का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम बनाना। तो हम हेडिंग डालेंगे, साथ साथ चलिए हम लोग बनाते हैं। आंसर छोड़िए और साथ साथ हम बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, बताइए कब बोला है? तो लिखेंगे हम इसमें 31 मार्च 2020। फॉर्मेट लिए, फॉर्मेट कीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, रुपीज इधर डियर, इधर सी। अब देखिए स्टॉक है 1 अप्रैल 2019, आप कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2020। तो डेट से समझ में आता है ये स्टॉक हमारा ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो देखिए साल का अंतिम दिन है 31 मार्च 2020, ये जिस दिन बना रहे हैं वो साल का अंतिम दिन है। तो 31 मार्च 2020 साल का अंतिम दिन है, तो 1 अप्रैल 2019 बताओ साल का पहला दिन होगा। हाँ जी, प्रारंभिक वाला होगा। तो इसलिए ये कौन सा स्टॉक है? ये ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। तो डेट से पहचान में आता है कि स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग। कितना रुपया? 10,000। ठीक, आगे परचेज दिया हुआ है। परचेज किधर लेंगे हम? डेबिट साइड, टू परचेज। हमेशा ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले लिखना, क्योंकि साल शुरू होते ही हमारे हाथ में रहेगा। खरीदेंगे तो हम बाद में, पहले तो हमारा पिछले साल का स्टॉक आएगा। तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक हमेशा शुरू में और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में, क्योंकि वो साल के अंतिम दिन का। परचेज बोला है भाई 50,000 है,
और इसमें लेस हो गया रिटर्न। कितना रुपया? 2000। तो इस तरह से यहां पे आएगा हमारा 48,000। वेजेज लिया जा सकता है, टू वेजेज खर्चा में लेंगे हम कितना रुपया? 1500। इसके बाद आइए सेल्स पहले दिया हुआ है तो चलो ले ही लेते हैं सेल्स को। बाय सेल्स, देखो सेल्स कितना रुपया? 75,000 और उसके ठीक नीचे सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है। तो सेल्स इनर कॉलम में लिखो 75,000 लेस रिटर्न कितना रुपया? 3,000। तो ये हो जाएगा 72,000। वेजेज ले लिया हमने। अब इसके बाद देखो मशीनरी। क्या मशीनरी आपका गुड्स है? नहीं, तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। सिर्फ माल का क्रय विक्रय और माल के क्रय से संबंधित खर्चा वही लेना है केवल। तो इसीलिए मशीनरी नहीं लिया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय हमने कहा सबसे लास्ट में रहता है, तो 2 लाइन छोड़ के हम बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं। और कुछ तो आना भी नहीं है क्रेडिट साइड में, फिर भी 2 लाइन छोड़ देते हैं, कहीं कुछ आ जाए। कितना रुपया? 10,000। आगे बढ़िए। फर्नीचर, बताइए क्या यह माल है आपका? नो। रेलवे फ्रेट, तो देखिए रेलवे फ्रेट किराया भाड़ा दिया, तो मान के चलेंगे माल खरीदे होंगे तो रेलवे फ्रेट में कुछ ना का है, सीधा फ्रेट लिखा रहा है तो इसका मतलब समझिएगा परचेज से संबंधित है। सीधा कैरिज लिखा रहा है तो परचेज से संबंधित है। तो रेलवे फ्रेट बताओ, माल खरीदे होंगे, ट्रेन से लाए होंगे तो उसका हमने भाड़ा दिया है, तो आना चाहिए यहाँ पे। तो लिखो टू रेलवे फ्रेट कितना रुपया? रेलवे फ्रेट में 1,000 रुपया। तो लिखो 1,000। फिर आगे बढ़िए। कैरिज इनवर्ड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या हुआ? टू कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड कितना रुपया? 100 रुपया। तो 100 रुपया लिख दो। आगे बढ़िए। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, बताओ लेना चाहिए कि नहीं? वेरी गुड, क्योंकि हमने कहा ना माल को खरीदने से संबंधित खर्चा और उसको निर्माण करने से संबंधित। तो फैक्ट्री में हमेशा माल निर्माण होता है, ये बात सबको जानते हैं ना। कि अगर मैं कहीं कोई भी बच्चा कहीं भी कहता हम फैक्ट्री जा रहे हैं तो पक्की बात है कि वहां कुछ ना कुछ बनता होगा। कोई अपने दुकान को फैक्ट्री बोलता है क्या? यहाँ हमारी किराने की दुकान, किराने की फैक्ट्री है, तो सब चीज का नामकरण होता है। फैक्ट्री का मतलब ये कि वह स्थान जहां किसी उत्पाद वस्तु का उत्पादन होता है तो उसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब ये वह माल का निर्माण होता है, तो इसीलिए वो खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। तो टू फैक्ट्री एक्सपेंस कितना रुपए? 600। फिर कहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, बताइए लेना चाहिए, माल के निर्माण से संबंधित खर्चा है। टू एक लाइन हमने कहा खर्चा कौन सा लेना है, तो हमने कहा खरीदने तथा निर्माण करने से संबंधित खर्चा। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये हमने उसी में कोरिलेट कर लिया। और नहीं तो बच्चा क्या करता है, सब एक एक आइटम रटता है और उसमें कहा छूट गया तो दिक्कत होती है। उसका मीनिंग समझो, मतलब समझिए। तो हमने सीधा कहा माल को खरीदने तथा उसके निर्माण करने से संबंधित जो भी खर्चा होगा वो सब खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो आ गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी। कितना रुपया है? 1300 रुपया। देखिए अब चुंगी अब तो खत्म हो गई कहानी फैक्ट्री। एंट्री टैक्स होता था पहले के जमाने में, बात होती थी। जैसे हम दिल्ली से माल ला रहे हैं, बिहार में एंट्री हो रहा है, तो बिहार में एंट्री हो रहा है, उसी समय गेट पे खड़ा होगा, अच्छा आ रहे हो तो थोड़े यहाँ ड्यूटी चुकाइए। तो उसी को हम लोग ऑक्ट्री ड्यूटी या चुंगी कहते थे।
पर अब तो जीएसटी आ गया है, एकदम से कहीं से खरीदे सब वो एक जगह लग जाता है आपका, तो इसीलिए ये अब नहीं। लेकिन अभी सवाल रहे तो छोड़ थोड़ी सकते हैं कि ऐसी ड्यूटी अब नहीं लगती है, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ऑक्ट्री ड्यूटी वो माल खरीदने से संबंधित खर्चा हुआ, तो चलिए तो भी लिख लीजिए टू ऑक्ट्री ड्यूटी कितना रुपया, 100 रुपया लगा। बताओ और कुछ बचा क्या? सारा चीज ले लिए हम लोग, लीजिए जी। अब जोड़ लीजिएगा, किधर ज्यादा है तभी भी देखिएगा, इतना सारा आइटम होने के बाद भी ज्यादा क्रेडिट साइड ही है। इधर 82,000 तो इधर भी आना चाहिए 82,000, और जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर किया जाएगा, वेरी गुड, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। लिख लीजिएगा, मैं सीधा ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं, और जो डिफरेंस है वो निकाल लीजिएगा। तो बताइए इस तरह से सवाल बन सकता है आप लोग का, तो कंप्लीट कर ले इसको। कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बता दो। ये आना चाहिए 19,400। लीजिए जी, मैं बुक के सारे ये फिगर भर दिया। तो बस ऐसे ही बन जाता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। आसान काम है ना बनाना, ठीक है जी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लो, परचेज दो डेबिट में, सेल को क्रेडिट में, खर्चा वर्चा कुछ डायरेक्ट हुआ है तो खर्चा डेबिट में डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में डाल दो, डिफरेंस को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखा दीजिए बस। तो ऐसा कीजिए ना। अब इस पे चर्चा भी थोड़े कुछ आइटम्स पे मुझे और करनी है। आज मैं सिर्फ आपको एक सिंपल होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन में आइए, अरे यार ये टोटल करो 82,000 और इधर टोटल करो, और ये जो डिफरेंस निकलेगा दोनों साइड बेटा 82,000 का टोटल आना चाहिए। जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है राहुल। इन सब को जोड़ो तो देखना इसमें 82,000 से कम होगा 19,400। वेरी गुड। आइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप आ जाइएगा। पेज नंबर 597 है, होमवर्क लिखिए। सिर्फ मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करना है 1 और 2 दोनों में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पेज है मेरे बुक में 597, छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना बना के आइएगा। और अगली क्लास और महत्वपूर्ण होगी, इसमें कुछ आइटम पे मुझे चर्चा करनी है, जैसे एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया रहेगा तो सर इसका मतलब क्या है, इस तरह के और भी कुछ हमें मिसिंग फिगर ढूंढना, कैसे ढूंढा जाता है, उन सब की चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास। आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए धन्यवाद।